हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के यूनिट 9 के बारे में। तो यूनिट 9 में जितने भी आपको कवि दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार दिए गए हैं, उनकी जो रचनाएं दी गई है, कविताएं आपको यूनिट 9 में दी गई है, उन कविताओं पर आधारित हम आज प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल कहीं ना कहीं आप लोगों को यही लगता है कि हम इनके प्रश्नोत्तर कैसे करें। ठीक है, तो जो हम करने वाले हैं वो है इनकी प्रश्नोत्तरी यूनिट 9 में आए कविताओं की। ठीक है, चलिए प्रश्न है, ज़रा पूछूं इन्हें आंसू उभर आए, बड़ापन यह ना छोटे की इबादत है। तो ये जो पंक्ति है वो है बलिपंथी के लिए। तो इस पंक्ति में क्या संदेश जो है बताया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है, शोषितों के प्रति करुणा प्रकट करना किसी विराट व्यक्तित्व की महानता का सूचक है, ना कि किसी पर किया गया उपकार। या फिर पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों की पूजा करना सामाजिक समानता को स्थापित करता है। या फिर निर्धनों का रुदन पूंजीपति वर्ग के अहंकार की तुष्टि करता है। या फिर श्रमिकों के अधिकार की रक्षा केवल धार्मिक अनुष्ठानों से संभव है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की कालजयी कविता पुष्प की अभिलाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके संबंध में जो है कौन सा कथन क्या है असंगत है। इस कविता की रचना 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर केंद्रीय जेल में की गई थी। जेलों के अभिलेखों के अनुसार चतुर्वेदी जी को कैदी नंबर 1527 के रूप में बैरक नंबर 9 में रखा गया था। या फिर इस कविता में पुष्प सम्राटों के शवों पर डालने जाने वाले और देवों के सिर पर चढ़कर इठलाने की तीव्र इच्छा प्रकट करता है। या फिर यह कविता असहयोग आंदोलन की राष्ट्रव्यापी लहर के दौरान युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखी गई है। तो कौन सा जो है इसके विषय में क्या है असंगत है। तो राइट आंसर है कि इसमें जो है ये इच्छा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और बीच बीच की पंक्ति आपको पता है। तो ना इसको सम्राटों के शव पे डालने की इच्छा है, ना ही देवों के सिर पर चढ़ाने की। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैदी और कोकिल कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित प्रतीकों का उनके वास्तविक अर्थों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोहलू का चर्रकचू, ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है अब कोहलू का चरकचू ये जो है कैदियों के संघर्षपूर्ण जीवन की तान है। ठीक है, नेक्स्ट है पेट पर जुआ बांधकर मोट खींचना, ये किसका प्रतीक है? ये है ब्रिटिश शासन का जो अकड़ का कुआं है उसको खाली करना। काली रजनी और काली कोठरी, ये किसका प्रतीक है? तो ये औपनिवेशिक दमन चक्र और निराशा का प्रतीक है। ब्रिटिश राज का गहना किसे बताया गया है? जेल में दी जाने वाली लोह हथकड़ियों को। ठीक है, तो ये इनका वास्तविक अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, बहती रही गंगा का यह गनीमत है जो तुमने मोड़ दी धारा, बड़ी बात में उलझा नदियों की अवधि, पत्थरों वाली नई गहरा। तो ये जो पंक्ति है बलिपंथी के लिए, इस पंक्ति पे मुख्य रूप से किस वर्ग पर प्रहार किया गया है? ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासनिक अधिकारियों पर, उन स्वार्थी पूंजीपतियों पर जिन्होंने सदियों के जन समर्पण और नदियों की अविरल धारा को बांध बनाकर अपने हित में सीमित कर लिया। या फिर उन धार्मिक अंधविश्वासों पर जो गंगा की धारा को अपवित्र करते हैं। या फिर उन अकर्मण्य बुद्धिजीवियों पर जो केवल दार्शनिक बातें करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह माखनलाल चतुर्वेदी जी का नहीं है? हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, रश्मिरथ या फिर वेणुलोक गुंजेधरा। तो यहाँ पर जो ये रश्मिरथी है ये नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। ये किनकी है? तो ये दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो बलिपंथी के लिए कविता है उसके संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यह कविता मूलतः पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों के आर्थिक और शारीरिक शोषण को उजागर करती है। इसमें कवि ने पूंजीपतियों की बड़ी इमारतों, बांधों और पुलों को श्रमिकों की मेहनत का परिमाण माना है, या फिर इसमें कवि ने स्वाधीनता संग्राम की वेदी पर हंसते हंसते सूली पर चढ़ने वाले बलिपंथियों की आवाहन की है, या फिर कवि का मानना है कि श्रमिकों का दुख दूर करना समाज में वर्ग वैमनस्य को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि असंगत क्या है कि श्रमिकों का अगर दुख दूर करेंगे तो वर्ग भेद तो नहीं बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, असंगत है। नेक्स्ट है परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। तो जलियांवाला बाग के संबंध में परिमलहीन पराग ये किसका बिंब प्रस्तुत करता है? ऋतु परिवर्तन के कारण झड़े हुए फूलों के पीले केसर का, औपनिवेशिक नरसंहार में मारे गए निर्दोष लोगों के नष्ट हुए कोमल और जीवन मृत देहों का, बाग के ऐतिहासिक और जीर्ण शीर्ण वैभव का, या फिर देश में व्याप्त सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका का। परिमलहीन पराग ये जो है औपनिवेशिक नरसंहार में मारे गए निर्दोष लोगों को कि जो नष्ट हुए देह थे उनका प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में बसंत कविता में कवित्री ने ऋतुराज वसंत से जो अनुरोध किए हैं उनमें से कौन शामिल नहीं है? वह बाग में मंद चाल से वायु चलाए ताकि दुख की आहें उड़कर न जाए, कोयल वहां आकर चहके परंतु उसका राग विलासिता का ना होकर रोने जैसा हो, या फिर वसंत अपने साथ चमकीले, सजीले और तीव्र सुगंध वाले पुष्पों का हार लेकर आए। वह शहीदों की स्मृति में कुछ कलियां और शुष्क पुष्प आदर रूप बिखेर दे। तो यहाँ पे देखिए सजीले, चमकीले, इसकी आशा नहीं की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। ये आंसर के अनुसार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में बसंत के आधार पर सुमिलित किए वसंत को किस श्रेणी के शहीदों के लिए समर्पित करना है? तो किस श्रेणी के शहीदों के लिए भाई? कोमल बालक के, आशाओं से भरे युवा, कोमल बालक के रूप में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए जो कोमल बालक है उनके लिए क्या होगा? कोमल कलियां लाकर गिराना। ठीक है, नेक्स्ट है युवाओं के लिए, जो आशाओं से भरे हुए युवा हैं इनके लिए अधखिली कलियां चढ़ाना और अश्रु की ओस बहाना। तड़प कर मरने वाले वृद्धों के लिए वृद्धजन के लिए शुष्क पुष्प बिखराना, और संपूर्ण शहीदों के लिए पूजा हेतु थोड़े पुष्प व कलियां बिखेरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर उपजाते। इन पंक्ति में काले काले कीट और काग क्रमशः किसके प्रतीक हैं? बाघ के हानिकारक कीड़े और पक्षी की, औपनिवेशिक दमनकारी शासक और उनके जासूस और चाटुकार जो देशभक्तों की भूमि पर कोलाहल कर रहे हैं, फिर देश के युवा क्रांतिकारी का जो भेष बदल कर रहते हैं, या फिर समाज में व्याप्त सांप्रदायिक दंगों की। तो काले काले कीट ये सब किसके प्रतीक हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान
के जीवन वृत्त उनके साहित्यिक गतिविधियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला सत्याग्रहियों में से थी। 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता के अवसर पर उन्होंने भेड़ाघाट जाकर खान मजदूरों को मिठाई और कपड़े बांटे थे। वे दलित चेतना और स्त्री विमर्श को उठाने वाली हिंदी की पहली कहानीकार मानी जाती है। या फिर उन्होंने जलियांवाला बाग कविता में की रचना महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहकर की थी। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? सत्य नहीं है। क्योंकि देखिए जो गांधी जी हैं उन्होंने आश्रम में रहने की इच्छा जताई थी, परंतु उनकी मृत्यु से पूर्व यानी मृत्यु से पहले ये कविता पूरी नहीं हो सकी। कविता की जो रचना है वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वतंत्र रूप से हुई है, ठीक है, आश्रम में नहीं हुई। ये यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता विप्लव गान के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यह कविता नवयुवकों के मन में राष्ट्र प्रेम और रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ने की तड़प उत्पन्न करती है। इस कविता में विश्व भर की पोषक वीणा के सभी तारों को मुख होने की बात की गई है। इसमें रुद्र के सिंहासन के थर्राने और उसकी पोषक श्वासोच्छ्वास के गहराने के बिंब है। इस कविता का मूल स्वर अहिंसक सत्याग्रह और शांति की स्थापना का समर्थन करता है। तो इसमें कौन सा कथन असंगत है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि इस कविता का मूल स्वर अहिंसक सत्याग्रह और स्थापना जो है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कविता जो है क्या है? विद्रोह, ध्वंस और प्रलयकारी महानाश का आवाहन करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है रुद्र गीत की शुद्ध तान निकली है मेरे अंतरत से, तो विप्लव गायन की इस पंक्ति में रुद्र गीत और शुद्ध तान के बीच क्या संबंध है? जब गायक का कंठ अवरुद्ध हो जाता है तब संगीत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। दमनकारी ताकतों द्वारा सृजन के मार्ग रोकने पर अंतरत की संचित पीड़ा और विद्रोह भयानक विस्फोट के रूप में प्रकट होती है। यह कवि की अपनी कलात्मक अक्षमता का आत्मस्वीकार है। यह युद्ध की विभीषिका के भय से उत्पन्न रुदन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, तो विप्लव गायन में जो प्रतीक हैं और उनके अर्थ हैं, इनसे आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो मिज़राबों का टूटना, ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है देखिए, अचल शिला का विचलित होना, वर्षों से जमी हुई अंधमूढ़ विचारों का हिलना, कालकूट फणी की चिंतामणि, ये जो है आपका जगह भयानक परिवर्तनों के बीच सत्य का, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रलयकारी आंख खुलना, इसका तात्पर्य क्या होता है? महाकाल का जागृत होना, ठीक है ना, ये डी वाला इसका है। नेक्स्ट है मिज़राबों का टूटना, यानी परंपरागत काव्य नियमों और रागों का विसर्जन, ठीक है। ये नंबर की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ये इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ये इसके काव्य और इसके प्रतीक है। नेक्स्ट है, विप्लव गान कविता के अनुसार अंतरिक्ष में किस प्रकार की नाशक ध्वनि मंडराने की कामना की गई है? शांति और सामंजस्य की बांसुरी की ध्वनि, औपनिवेशिक दमन की घोषणा की ध्वनि, कपा देने वाली नाशक तर्जन की भयानक गर्जना, या फिर केवल बादलों की मूक गड़गड़ाहट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, कपा देने वाली नाशक तर्जन की भयानक गर्जना। नेक्स्ट है,
मिट्टी की बारात महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? यह रूपक जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की अस्थियों के विसर्जन और उनके अंतिम महाप्रयाण की गौरव गाथा है। तो ये तो सही है, ठीक है। इसमें गंगा के संगम पर मिट्टी के विलीन होने को आत्मा और परमात्मा के अमर मिलन का सनातन सत्य माना गया है। इस संग्रह में केवल श्रृंगारिक विलासिता और सौंदर्य की ही प्रधानता है, सामाजिक चेतना का पूर्ण अभाव है। इसे हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा और विख्यात शोक गीत माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये विलासिता और सौंदर्य का प्रधानता है, तो ये हमारा गलत है। बाकी तीनों इसमें सही है। पहला शोक गीत क्या है? सरोज स्मृति है, और दूसरा जो है इसको माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसका लुट गया सुहाग, किसके कितने बुझ गए चिराग, जैसे गाना अंधकार बरस हो धरती पर। तो यहाँ पे धरती पर घने अंधकार बरसने का बिंब किसे प्रकट करता है? सूर्य ग्रहण की सामान्य खगोलीय घटना को, राष्ट्रीय स्तर की उस अपार शोक संवेदना को जो देश के महान नायकों के महाप्रयाण पर संपूर्ण राष्ट्र में छा जाती है, समाज में अज्ञानता और कुरीतियों के फैलने को, या फिर युद्ध के मैदान में भीषण तबाही को। तो यहाँ पे जो है धरती पर घने अंधकार बरसने, इसका तात्पर्य हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर जो ये शोक संवेदना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर आंखें नहीं भरी कविता के में सौंदर्य के साक्षात्कार के बावजूद तृप्ति न होने के कारण को कवि ने किस रूप में इस सत्य को जो स्थापित किया है? सौंदर्य कृत्रिम और नश्वर है, मानव का हृदय सीमित है, और सौंदर्य चिर असीम है जिसे सीमित उर्म में समाया नहीं जा सकता। प्रियतम का स्वभाव अत्यंत निष्ठुर और रूखा है, समाज में प्रेम को स्वीकार्यता नहीं मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूं तो कई बार पी पी कर जी भर गया छका, एक बूंद भी नहीं, किंतु कि जिसकी तृष्णा नहीं मरी, पर आंखें नहीं भरी में ये जो एक बूंद शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये किसका प्रतीक है? भौतिक जल की कमी का, सौंदर्य के सूक्ष्म अनछुए और असीम तत्व का जो सदैव अपर्याप्त और अतृप्त बना रहता है, आंसुओं की व्यवस्था, या फिर जीवन की संगठनता। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली आपको पता चल रहा है कि जो तृष्णा नहीं मरी, तो कहीं ना कहीं अपर्याप्त और अतृप्त जो है जीवन की बात कही गई है। चलिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, उनकी रचनाओं को उनकी प्रवृत्तियों के साथ आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो मिट्टी की बारात, इसमें क्या बताया गया है? ये क्या है? हम कह सकते हैं कि ये क्या है? प्रगतिशील क्रांतिकारी मार्क्सवाद नहीं, सौंदर्य की दार्शनिक अतृप्ति और श्रृंगारिक वेदना, राष्ट्रीय शोक नश्वरता। तो यहाँ पे जो मिट्टी की बारात है वो क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय शोक, ठीक है। पर आंखें नहीं भरी, तो ये जो है हम क्या कहेंगे? अतृप्ति है, इसमें शब्दों में ही आपको मिल रहा है। प्रलय सृजन, प्रलय सृजन में क्या है? प्रगतिशील क्रांतिकारी और मार्क्सवादी चेतना का प्रारंभिक उभार, और जीवन के गान जो है ये मानवीय जिजीविषा और संघर्ष का गान है, ठीक है। ये इसका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है? गीत फरोश, तूस की आग, विश्वास बढ़ता गया, या फिर चकित है दुख। तो विश्वास बढ़ता ही गया ये भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है, बल्कि ये शिवमंगल सिंह सुमन जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है, सन्नाटा कविता में सन्नाटे के रहने के स्थानों और उनके सहचरों के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसमें आपने कविता पढ़ी है, तो किसका उल्लेख जो है नहीं मिलता है? इमली और पीपल के घने अंधकारयुक्त झाड़ का, नदी का टूटा और फूटा हुआ पुराना घाट का, किले की दीवारों के बीच बने तलघर का, या फिर वन में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले हिरणों के दल का। तो देखिए ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, लेकिन हिरणों के दल का जो जिक्र है वो इसमें नहीं मिलता है। इसमें आपको उल्लू, सांप और गिरगिट को जो है सन्नाटे का साथी बताया गया है। अगर हिरन की बात करें तो हिरन का उल्लेख आपको सतपुड़ा के घने जंगल में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता उसका नहीं कहानी, वह किसी एक पागल पर जान दिए थी,
थी उसकी केवल एक यही नादानी। तो सन्नाटा कविता में इस ऐतिहासिक व्यंग का क्या अर्थ है? इतिहास केवल राजाओं की वीरता लिखता है, वह आम जन या प्रेम की सच्ची अनुभूतियों को स्थान नहीं देता। रानी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, पागल गायक एक देशद्रोही था, या फिर इतिहास में प्रेम कहानियों का वर्णन करना प्रतिबंधित था। तो व्यंग क्या है कि इतिहास केवल राजाओं की वीरता बताता है, वह आम जन या प्रेम की सच्ची अनुभूतियों को स्थान नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं गायक हूँ उन गर्म लहू वालों का ही जो भड़क उठे ऐसे अंगारे लिखता हूँ। तो श्री कृष्ण सरल की इस पंक्ति के संदर्भ में अंगारे लिखने का वास्तविक अभिप्राय क्या है? केवल समाज में वैमनस्य फैलाना, शांत पड़े लोगों के ठंडे खून में देशभक्ति और क्रांति की उष्मा पैदा करना, प्रकृति में रौद्र रूप का वर्णन करना, या फिर अपनी साहित्यिक श्रेष्ठता सिद्ध करना? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सरल की जीवन साधना उनके कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्हें हिंदी साहित्य में सर्वाधिक क्रांति लेखन और 15 महाकाव्य लिखने का गौरव प्राप्त है। वे स्वयं को किसी बड़े सिंहासन का कवि ना मानकर शहीदों का चारण कहते थे। 5 बार हृदयघात होने के बावजूद उनकी लेखन साधना अंतिम सांस तक नहीं रुकी। वे दरबारी श्रृंगार और रोमानी कविता के प्रबल समर्थक थे। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। नेक्स्ट है, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। श्री कृष्ण सरल की शहीद कविता की इस पंक्ति में मस्तक बोने का जो अर्थ है वो किसका रूपक है? किसानों द्वारा खेतों में की जाने वाली कठिन मेहनत का, स्वाधीनता की रक्षा हेतु क्रांतिकारियों द्वारा अपने शीशों का सर्वोच्च बलिदान देना, समाज में वैचारिक मतभेदों को जन्म देना, या फिर राजनीतिक पदों को प्राप्त करने का उपक्रम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देश से प्यार कविता के अनुसार मनुष्य का जीवन कब एक भार के समान हो जाता है? जब वह अत्यधिक निर्धन हो जाता है, जब वह केवल पशुवत अपना पेट भरता है और समाज या राष्ट्र के कल्याण में कोई योगदान नहीं देता, जब वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, या फिर जब वह एकांतवास में रहने लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फूल नहीं कांटे अनियारी लिखता हूँ कविता के अनुसार सरल जी की किस वर्ग के नायकों के मेरुदंड को लोहे का मेरुदंड कहते हैं? उन राजनेताओं के जो सत्ता का सुख भोगते हैं, उन कोमलकांत पदावली लिखने वाले श्रृंगारिक कवियों के, या फिर उन अमर स्वाधीनता सेनानियों के जिनकी आंखों में केवल बलिदानी सपने पलते थे, या फिर उन समृद्ध पूंजीपतियों के जो कारखाने चलाते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं कविता के अंतर्गत शोषक वर्ग द्वारा निर्मित सफलता की चांदनी में सुख भोगने वाले तत्वों में किसका उल्लेख नहीं है? सूखे कुओं पर बैठे घुघू और चमगादड़, घनी छायाओं में छिपे भूत प्रेत पिशाच का, जंगल के सियार, या फिर खेतों में हल चलाने वाले परिश्रमी कृषक का? तो किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि खेतों में हल चलाने वाले परिश्रमी कृषक का उल्लेख जो है आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस के चरित्रगत अंतर्द्वंद में विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, वह अपने मूल संस्कारों के कारण स्वयं को पापी मानता है और शुद्धिकरण हेतु निरंतर बावड़ी के ठंडे जल में स्नान करता है। वह किसी ऐसे ज्ञान की खोज में लगा था जिसका वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति की भलाई करना था। वह समाज के सभी सामान्य मनुष्यों के बीच रहकर प्रतिदिन अपने ज्ञान का उपदेश देता था। उसका
अंतहीन बड़बड़ाहट और ध्वनि प्रतिध्वनि का युद्ध उसके मानसिक संतुलन के बिगड़ने का सूचक है। तो कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर तो यहाँ पर आपको काव्यकृति, कवि और उनके जो दार्शनिक प्रवृत्तियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो कैदी और कोकिल ये किसका प्रतीक है? ये देखिए, काल कोठरी में असहनीय यातनाओं के बीच, ये आपने पढ़ा है, इस कविता में इसका उल्लेख है। जलियांवाला बाग में बसंत, ये किसका प्रतीक है? ये आपका एक शोक की बात की है। चलिए देखते हैं। तो प्रयोगवाद ये देखिए, विप्लव गान जो है यहाँ पर अगर बात करें तो नव सृजन की जो बात है इसमें कही गई है विप्लव गान में। सन्नाटा कविता की बात करें तो सन्नाटा कविता में एक मिनट, इसका हाँ ये एक और है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन था। चलिए हाँ, तो कैदी और कोकिल कविता, इसकी बात करें तो कैदी और कोकिल कविता में क्या बताया गया है? काल कोठरी की असहनीय। जलियांवाला बाग में बसंत की बात करें तो ये राष्ट्रीय त्रासदी पर करुणा और शोक संवेदना का प्रतीक है। विप्लव गान में नव सृजन की बात जो है की गई है। सन्नाटा कविता की बात करें तो ये इतिहास की जनश्रुतियों का शोक, ये जो है आपका यह आ जाएगा। और ब्रह्म राक्षस कविता में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के समाज से अलगाव और अंतर्द्वंद की फैंटेसी का। तो ये कविता और इनके मूल भावों का मिलान था। तो चलिए, ये थी हमारी कविता पर आधारित प्रश्न उत्तरी यूनिट 9 के अंतर्गत। तो आप सभी को प्रश्न उत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।